Assalamu alaikum dear students. Today we will start with unit 1, that is talking about shopping. We all shop with different stuff. Shopping हमारी ज़िंदगी का एक अहम और रोज़मर्रा का काम है. हम सब लोग किसी न किसी चीज़ के लिए अब मार्केट्स में जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं. We all go about shopping. We sometimes we shop for groceries. Sometimes we shop for clothes. At other times we go shop luxuries. मार्केट से हम हर तरह की चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं और हमें हमेशा पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ ख़रीदने के लिए कौन से बाज़ार या कौन से मार्केट में जाना है. Once we go to the market, we know what kind of stuff we need and where we would find it. इसी तरह जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम अपने जहन में रखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी और किन चीज़ों के लिए हमें कुछ मुख्तलिफ मार्केट्स में जाना पड़ेगा. आप सबको किसी न किसी वक्त में शॉपिंग की ना सिर्फ ज़रूरत रहती है, रादर यू हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड शॉपिंग स्टफ फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. आज हम बात करेंगे कि शॉपिंग करते वक्त हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, लैंग्वेज के कौन से आइटम्स हमारी मदद कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सर्टन क्वांटिटीज़ में ख़रीदते हैं. Whenever we go for shopping, we shop in different quantities. कोई चीज़ हमें डजन्स में मिलती है यानी दर्जनों में मिलती है, कोई चीज़ हमें सर्टन नंबर्स में मिलती है यानी 2, 4 या 10, कोई चीज़ हमें किलोग्राम्स में मिलती है और कोई चीज़ हमें थोड़ी या ज़्यादा मिलती है. So there are all kinds of units of measurement that we use when we go for shopping. अपने सामने स्क्रीन पर आप उन क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देख सकते हैं. आपके सामने 2 कॉलम्स हैं जिनमें कुछ मिसालें आपको दी गई हैं. If you look at it, quantities can be either numbers, like for example, you can say I need 3 apples only. You can say I want to buy a set of 2 chairs with a table. तो कभी कभी आप तादाद को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तादाद को नंबर्स के ज़रिए बताते हैं. At other times you use certain measurement units. कभी कभी आपके पास कुछ यूनिट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. बहुत सी दफ़ा आप रुके होंगे और आपने सोचा होगा कि किस चीज़ को आपने किलोग्राम्स में ख़रीदना है और किस चीज़ को आपने दर्जन के लिहाज से ख़रीदना है. And so many times you must have laughed at someone जिसको इन दोनों चीज़ों का फ़र्क पता ना हो. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दर्जनों वाली चीज़ को किलोग्राम्स में मांग रहे हैं और किलोग्राम्स वाली चीज़ों को दर्जन में मांग रहे हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है या उनको ये नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मांगी जाएगी. यहाँ पर आपके सामने 2 कॉलम्स मौजूद हैं. अगर आप पहले कॉलम को गौर से देखें तो आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ग्लास, बॉटल, कप, जग, कार्टन, पैकेट या बॉक्स, टिन या कैन, पीस, स्लाइस, टब, जार एंड बैग. ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर आप सर्टेन चीज़ों को डिमांड कर सकते हैं. आपने सुना होगा अ कार्टन ऑफ मिल्क, सिमिलरली अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, अ पीस ऑफ केक, a slice of a banana bread, a tub of milk chocolate, a jar of jam. इस तरह आप सर्टेन चीज़ों की क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. जब भी आप इन चीज़ों को लेने जाएंगे आपको इन्हीं क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. Whenever you will go to a market to buy jam, you can tell them how many jars you need. जितने jars आपको चाहिए उनके लिए आप numbers यूज़ करेंगे. तो ये वो सर्टन क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आपको मार्केट में चीज़ें मिलेंगी. आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इससे मिलते जुलते कुछ और अल्फाज भी देखेंगे जिनके अंदर चीज़ों को शॉपिंग के दौरान मांगा जाता है. Similarly, if you look at the other column, there are some other examples here and very different set of words here. Some, any, a lot, most, many, all, few, every, a couple, none and little. Now these are the quantities that are not as such measurable. Always keep in mind कि कुछ quantities measurable हैं और कुछ quantities measurable नहीं हैं.
जब आप नंबर्स में बात करते हैं कि आपको 4 अदद कागज़ चाहिए तो आप उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं दैट यू वांट सम शुगर, you cannot exactly measure that quantity that you have described as sum. लेकिन ये तमाम वर्ड्स, ये तमाम एग्जाम्पल्स जो आपको दूसरे कॉलम में दिए गए हैं, ये भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं जो आप मुख्तलिफ औकात पर लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और बहुत सी दफ़ा आप इसी क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को डिमांड करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि कौन से नाउन्स अपने साथ इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं और कौन से यूज़ नहीं करते। Now, another important thing is that when you go to a market, you ask the shopkeeper to give you some stuff. How can you ask people or request them to help you with certain groceries? आपको लोगों से जब चीज़ मांगनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके भी चंद तरीके हैं। ये याद रखिए कि इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस कुछ तरीके पोलाइट हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें आप बात करेंगे तो उसको बहुत पोलाइट समझा जाएगा, जबकि कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि जिनमें आप जब बात करेंगे तो वो पोलाइट तो होगी लेकिन थोड़ी कम पोलाइट, विच वी हैव डिस्क्राइब्ड एज लेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको कुछ एक्सप्रेशंस नजर आएंगे जो एक्सप्रेशंस ऑफ रिक्वेस्ट हैं। Whenever you go to a market and you ask the salesperson for stuff, आप इनमें से कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे डायलॉग्स दिए गए हैं जो इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। In those dialogues you see people using these expressions and making requests. आप देखेंगे कि लोग रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, which words they prefer to use and which are some words that they do not use. यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जिसको आप नोटिस करेंगे वो ये है कि रिक्वेस्ट है तो ये तमाम वर्ड्स रिक्वेस्ट के लिए यूज हुए, तमाम एक्सप्रेशंस, बट देन यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ दीज एंड ऑन अ क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दीज आर क्वेश्चंस। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ कल्चर्स के अंदर, इंक्लूडिंग ब्रिटिश कल्चर और हमारा कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, उसमें पोलाइटनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो उसको सवाल के अंदाज में करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस सवाल का जवाब देना मकसद नहीं है। जब आप किसी से ये कहते हैं कैन यू हेल्प मी, तो वो ये कहे येस आई कैन हेल्प यू और चला जाए, तो आप बड़े हैरान होंगे। ही हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चन बट ही हैजंट डन व्हाट यू वांटेड हिम टू डू। बाय आस्किंग हिम कैन यू हेल्प मी, यू आर इन फैक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प यू इन अ सर्टेन मैटर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पर हैरान होते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये तो सवाल के सूरत में है। रिक्वेस्ट को सवाल की सूरत में करना कुछ कल्चर्स में पोलाइट समझा जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोग मेज़ पर खाना खाते हैं, दस्तरखान पर खाना खाते हैं, तो वो दूसरों से अपने साथ बैठे हुए लोगों से कहते हैं कुड यू पास मी सम सॉल्ट, कुड यू प्लीज पास मी वाटर। Now, those other people cannot just say, yes, I could, and keep on eating. They rather says, why not? They rather say, why not? और yes, why not? और वो साथ ही उनको पानी पकड़ा देते हैं या नमक पकड़ा देते हैं। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट को क्वेश्चंस की फॉर्म में करना एक पोलाइट तरीका है ताकि कोई दूसरा बंदा ये ना समझे दैट यू आर ऑर्डरिंग अराउंड। आपके सामने जो एक्सप्रेशंस ऑफ रिक्वेस्ट दिए गए हैं वो पोलाइट रिक्वेस्ट के भी हैं और थोड़ा लेस पोलाइट रिक्वेस्ट के भी हैं। एक्चुअली वेयर एंड व्हाई डू वी यूज देम? देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ। कभी कभी आप अपने से बड़ों से बात करते हैं जो उम्र में भी बड़े हैं या स्टैचर में बड़े हैं, और कभी कभी आप अपने साथ के लोगों से बात करते हैं हु मे बी योर एज or your class fellows and friends where you can afford to be a little less polite. But in there are other situations when you're speaking to your teachers, to your elders, or to your bosses maybe, or to strangers, you need to be more polite. आपके सामने जो expressions दिए गए हैं उनके अंदर पहला expression है could you and would you. ये दो expressions हैं जो polite request के लिए आप use कर सकते हैं. The examples are could you convey a message please? Now here please is asking, यहाँ पर जो please यूज हुआ है वो आपको क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि आप बहुत ही पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं उसको कि प्लीज़ मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिए. सिमिलरली you can say, would you carry this book for me, please? Now again, this ends at a question mark, but this is not intended to be a question. This is rather a request. और ये request क्या कर रही है कि क्या आप मेरे लिए ये book उठा सकते हैं? Maybe somebody is unable to do something and you want them to help you. अगर आप थोड़ा less polite way of requesting देखें तो आपके पास choices हैं can and will. तो इससे साबित ये हुआ कि जब आप सेकंड फॉर्म में कैन और विल को यूज़ करते हैं यानी कुड और वुड, तो आप उस वक़्त ज़्यादा पोलाइट होते हैं, और जब फर्स्ट फॉर्म में कैन और विल यूज़ करते हैं तो आप थोड़ी लेस पोलाइट होते हैं. कैन यू कन्वे अ मैसेज प्लीज़? विल यू कैरी दिस बुक फॉर मी प्लीज़? नाउ द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट द सेम. द ओनली डिफरेंस इज़ इन पोलाइटनेस. कुड और वुड के साथ यही क्वेश्चन ज़्यादा पोलाइट हो जाएंगे तो आप उन्हें फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करेंगे. यहाँ एक फ़र्क आपके लिए जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि कुछ सिचुएशंस फॉर्मल सिचुएशंस होते हैं. फॉर्मल सिचुएशंस क्या होते हैं? फॉर्मल सिचुएशंस वो सिचुएशंस होते हैं कि जहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन में और ऐसे लोगों से बात करनी होती है जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा क़ुर्बत नहीं होती. वेयर यू आर आइदर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स और टू योर एल्डर्स और टू योर बॉसेस और टू योर टीचर्स, और समटाइम्स आप जैसे कि अपने क्लासरूम में बात कर रहे हैं या आप किसी ख़ास फोरम पे बात कर रहे हैं, आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कहीं इम्तिहान देने गए हैं, आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, यू आर इन अ फॉर्मल सिचुएशन. तो जब आप फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, आपकी किताब के अंदर भी फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी दोनों को डिस्कस किया गया है. फॉर्मल सिचुएशंस कौन से हैं? जहाँ आपको ज़्यादा पोलाइट होना है, जहाँ आपको ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो सब आपके जानने वाले नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं. सिमिलरली जो लेस पोलाइट रिक्वेस्ट है वो आप कब यूज़ कर सकते हैं? जब आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कम फॉर्मल हो या दूसरे लफ्ज़ों में इनफॉर्मल हो. व्हाट डू वी मीन बाय इनफॉर्मल सिचुएशंस? यू कैन अफोर्ड टू बी अ लिटिल लेस पोलाइट इन रिक्वेस्टिंग. इनफॉर्मल सिचुएशंस में आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब, आपका वो सर्कल जहाँ आप अक्सर जाते रहते हैं और जिनसे आपकी दोस्ती है, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं. तो फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कुड और वुड के साथ, और इनफॉर्मल सिचुएशंस में कैन और विल के साथ आपने लेस पोलाइट रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं. एक बात प्लीज़ जहन में रखिए, कुड, वुड, कैन, विल, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी टाइम के हवाले से आप बात कर रहे हो, आप हमेशा इन चार लफ्ज़ों के साथ कुड, वुड, कैन, विल, इन चारों के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. आप देख सकते हैं कन्वे, कैरी, अगैन कन्वे, कैरी. आपने ये चारों जो वर्ब्स यूज़ किए हैं ये फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किए हैं. ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंग्लिश यू शुड नो कि चार जो भी ये वर्ड्स हैं कुड, वुड, कैन, विल, इनके साथ हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. और चूंकि यहाँ रिक्वेस्ट है तो जाहिर है कि आप प्रेजेंट में ही बात करें, उसके बावजूद कहीं भी ये चारों वर्ड्स यूज़ हों आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे किस तरह आपने रिक्वेस्ट करने हैं. दीज वर द एक्सप्रेशंस ऑफ रिक्वेस्ट, बिकॉज रिक्वेस्टिंग समथिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉपिंग. अगर आप शॉपिंग करने गए हैं तो आपको डेफिनेटली शॉपकीपर से, सेल्स पर्सन से बहुत सी दफ़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. कभी चीज़ की कीमत पूछने के लिए, कभी चीज़ की क्वालिटी के लिए, कभी उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कोई आइटम आपको दिखा दे, किसी ख़ास कलर में आपको चीज़ दिखा दें. सो यू आर ऑलवेज रिक्वेस्टिंग दैम. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिक्वेस्ट? बट ऑल्सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि यही रिक्वेस्ट का तरीका आप किसी भी और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. आइदर यू आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, और यू आर इन योर क्लासरूम, और यू आर इन योर ऑफिस. You can always use these expressions of request. आप हमेशा लोगों के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस में इसी तरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अब क्या होगा जब आप शॉपिंग के लिए गए, आपने रिक्वेस्ट की, तो साथ ही साथ so many times आपको हो सकता है कि शॉपकीपर मे बी ऑफरिंग यू समथिंग. तो ऑफरिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शॉपिंग. बहुत सी दफ़ा आपने देखा होगा कि जब आप मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं, समटाइम्स इवन व्हेन यू पास बाय अ शॉप, आप किसी शॉप के सामने से भी गुजरें तो वहाँ पर कोई ना कोई एक सेल्स पर्सन बाहर खड़ा होगा हु इज़ ट्राइंग टू टेल यू अबाउट न्यू ऑफर्स दैट आर बीइंग गिवन बाय दैट सर्टेन शॉप.
तो ऑफर्स को करने का भी एक ख़ास तरीका है. देयर इज़ अ सर्टन वे टू ऑफर स्टफ टू पीपल. आप अपने सामने अगर स्क्रीन पर देखें तो वो आपको ये बताता है कि ऑफर्स और इन्विटेशंस किस तरह किए जाते हैं और कौन से एक्सप्रेशंस उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. पहला तरीका ऑफर्स के लिए क्या है? कैन आई हेल्प यू, कैन आई टेक इट नाउ, कैन आई बोरो योर पेंसिल, कैन आई प्लीज लुक एट दिस स्टफ. तो ये कैन आई जो है, सिमिलरली शेल आई, कैन आई और शेल आई, ये वो दो एक्सप्रेशंस हैं जो आप ऑफर के लिए यूज कर सकते हैं. आप अगर देखते हैं दैट यू नीड टू ऑफर योर सर्विसेज टू समवन या योर हेल्प टू समवन, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशंस. आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई टेक इट फॉर यू नाउ, shall I help you with that, shall I see you at your place. Again, these are questions, but these are meant to be offers. This is a very interesting part of requesting and offering, कि आप क्वेश्चन की फॉर्म में ये करते हैं लेकिन आप अगले से जवाब नहीं मांग रहे बल्कि उनसे सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर डिमांड कर रहे हैं. रिक्वेस्ट में आप चाह रहे थे कि वो आपका वो काम कर दे जो आप करवाना चाहते हैं. इसी तरह ऑफर जब आप कर रहे हैं तो सो मेनी टाइम्स यू आर ऑफरिंग हेल्प और आपको पता है कि उस शख्स को हेल्प चाहिए, तो होगा क्या कि वो आपको ही नॉट ओनली आंसर यू बैक बट ही वुड वांट यू टू डू दैट फॉर दैट पर्सन. सिमिलरली जब आप इन्विटेशंस करते हैं, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं वुड यू लाइक टू. वुड यू लाइक टू इज एन एक्सप्रेशन जो आप इन्विटेशंस के लिए यूज करते हैं. Would you like another cup of coffee? When you say would you like another cup of coffee, that is again a question. लेकिन इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप अगले को इनवाइट कर रहे हैं कि क्या आप कॉफ़ी का एक और कप देंगे. आप चाहते हैं कि वो कॉफ़ी का एक और कप ले. आपके पास कॉफ़ी का एक और कप मौजूद है देने के लिए. तो इसका मतलब है ये रिक्वेस्ट, ये ऑफर्स और ये इन्विटेशंस भी ना सिर्फ शॉपिंग बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पर यू कैन यूज़ दिस स्टफ. यू कैन इवन यूज़ दिस लास्ट इन्विटेशन ऑन अ डाइनिंग टेबल. When you have guests around, you can ask them, would you like another cup of coffee? In a way, you're offering them or you're inviting them to have another cup of coffee. तो ये जो आपका तरीका है, would you like to, ये भी एक इन्विटेशन का तरीका है. एक और चीज़ जो यहाँ पर भी आपने नोट करनी है पहले की तरह, कैन, शेल और वुड यू लाइक टू, इनके साथ आपने हर जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है. यू विल यूज हेल्प, टेक, सी एंड लाइक विद ऑल दीज वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड. वुड, शेल, कैन, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनसे यू कैन मेक सम ऑफर्स, यू कैन इनवाइट अदर्स टू डू सर्टन थिंग्स. डियर स्टूडेंट्स, हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि हमें कैसे रिक्वेस्ट करनी है, हमें कैसे ऑफर्स करने हैं, हम किन क्वांटिटीज़ में चीज़ों को मांग सकते हैं, लेकिन हमने ये बात तो की नहीं कि जो चीज़ें हम लेने गए हैं वो क्या हैं. व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर दे. अब जो चीज़ आप लेने जाते हैं दैट इज़ अ नाउन बेसिकली. व्हाट इज़ अ नाउन आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं कि नाउन किसी चीज़, किसी शख्स, किसी जानवर या किसी जगह का नाम है. All these things, names of places, people, animals and things, they all count as nouns. और फिर नाउन के अंदर तो जो चीज़ें आप लेने जा रहे हैं वो तमाम बेसिकली यू आर बाइंग नाउन्स. जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं आप नाउन्स में शॉप कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं. इवन इफ़ यू बाय सर्विसेज दे आर ऑल्सो नाउन्स. तो आपके पास नाउन की कुछ इक़साम आ जाती हैं. नाउन की बहुत सी इक़साम हैं लेकिन कुछ टाइप्स जो आप इस लेसन में पढ़ेंगे वो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. ये वो 3 टाइप्स हैं जो आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो आपको इन तीनों नाउन्स की ना सिर्फ एक्सरसाइजेज मिलेंगी बल्कि इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस और उनका प्रॉपर यूज़ भी मिलेगा. प्रॉपर एंड कॉमन नाउन हम मोस्टली यूज़ करते हैं. प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या होते हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉमन नाउन्स जो हैं वो
कैपिटलाइज नहीं होते, तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, तमाम जगह जो हम जानते हैं, वो कॉमन नाउन है एज लॉन्ग एज यू आर नॉट टेकिंग देयर प्रॉपर स्पेसिफिक नेम. अ बॉय is a common noun unless you call him Imran or you call him Yusuf. Now Imran and Yusuf, these are proper nouns because now you are referring to a specific person with a specific name. But if you're only talking about honor, if you're only talking about type, if you're talking generically and generally, then you are only referring to his being a boy or a girl, then it is a common noun. इसी तरह जब आप ये कहते हैं कि एक मुल्क, a country, so the country is a common noun. But when you name that country, when you say Pakistan, when you say Iran, then these are proper nouns because though these are countries, but now you are talking about specific countries. So when you are very specific, जब आप ख़ास तौर से किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं, किसी शख्स या जगह का नाम ले लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. यही फ़र्क है प्रॉपर और कॉमन नाउन में कि एक वो चीज़ जो पूरे ग्रुप को इंडिकेट करती है, जो उससे मिलती जुलती तमाम चीज़ों को शामिल करती है, वो कॉमन नाउन होती है. जबकि एक वो लफ्ज़ जो ख़ास तौर से किसी ख़ास मुल्क या किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा करे, वो प्रॉपर नाउन होता है. जब आप लिखते हैं व्हेन यू राइट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, तो उसकी जो आपके पास डिस्टिंक्शन है वो ये है कि कॉमन नाउन्स को आप कैपिटलाइज नहीं करते. जब आप ये कहते हैं आई विजिटेड अ कंट्री, तो उसमें कंट्री को आप स्मॉल सी से ही लिखेंगे, कैपिटल से नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप कंट्री की बजाय अगर यूँ लिखते हैं आई विजिटेड ईरान, Now Iran is a specific country that you're talking about. तो यहाँ पर आपने I को कैपिटल किया, लेकिन जब आपने ईरान की जगह यूज़ किया वर्ड I visited a country. Now when you said a country, C was small, but when you said Iran, I was capital. बहुत सी ऐसी जगह हैं डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं या कैपिटलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ नहीं. इसके भी बहुत से रूल्स हैं, लेकिन एक रूल जो हम अपने नॉर्मल एवरीडे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो डेज़ ऑफ द वीक हैं उन सब को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. इसी तरह डेज़ ऑफ मंथ्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. अगर आप ये कहते हैं आई विल टेक माई एग्ज़ाम इन ऑगस्ट, तो फिर ए जो है ऑगस्ट का वो कैपिटल होना चाहिए. इसी तरह इफ़ यू से माई एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन मंडे, देन एम ऑफ द मंडे विल बी कैपिटल. बट सरप्राइजिंगली अगैन इंटरेस्टिंगली द नेम्स ऑफ द सीजन्स आर नॉट रिटन इन कैपिटल. सीजन्स के नाम आप कैपिटल में नहीं लिखते. अगर आप ये कहें कि आई लाइक समर as a season or I like the season of summer, then you are not using a capital S for summer. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है तमाम रूल्स की तरह. आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन है. स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आपको एक्सेप्शन दिया गया है. एक फेस्टिवल का नाम है लाहौर स्प्रिंग फेस्टिवल. अब यहाँ पर आपने स्प्रिंग को, दो इट इज़ अ सीजन, आपने इसको कैपिटल किया है. क्यों कैपिटल किया है? इसलिए कि ये एक ख़ास टर्म है, ये एक सारा ख़ास एक्सप्रेशन है. इट्स अ प्रॉपर नाउन. आप एक ख़ास फेस्टिवल का नाम ले रहे हैं. आप यूं ही किसी फेस्टिवल का जिक्र नहीं कर रहे कि एज अ कॉमन नाउन. आप एक ख़ास फेस्टिवल का, एक स्पेसिफिक फेस्टिवल का नाम ले रहे हैं जिसका नाम है लाहौर स्प्रिंग फेस्टिवल. और आप देख सकते हैं कि इसमें L, S, F तीनों कैपिटल है, क्योंकि जब आप किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ का नाम लेते हैं तो फिर उसको कैपिटल्स में लिखा जाता है, चाहे उसके अंदर कॉमन नाउन्स ही क्यों ना आए. जैसे कि आप बुक्स के टाइटल्स पढ़ते हैं तो टाइटल का हर लफ्ज़ जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो चाहे वो कॉमन नाउन ही क्यों ना हो. तो ये एक एक्सेप्शन हो सकती है कि जब भी आप सीजन्स के नाम किसी प्रॉपर नाउन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैपिटल में आएंगे. अदरवाइज अगर आप उस सीज़न के बारे में एज अ सीज़न बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर उसको कैपिटल लेटर से लिखना ज़रूरी नहीं है. आई विल वॉश माई समर क्लोथ्स सिंस द सीजन इज़ ओवर. तो यहाँ पर आप समर्स के लिए एस को कैपिटल नहीं करेंगे.
तो प्रॉपर और कॉमन नाउन आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। कॉमन वो नाउन्स हैं जो पूरे ग्रुप को रेफर करें और प्रॉपर नाउन्स वो हैं जो किसी उस ग्रुप के किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का जिक्र करें। इस वजह से जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर आप कोई ब्रांड का नाम इस्तेमाल करते हैं, किसी ब्रांड का नाम लेके चीज़ मांगते हैं, तो वो ब्रांड का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अगर तो आप ये कहते हैं कि प्लीज़ शो मी अ सूट, आप एक सूट खरीदने गए और आपने कहा कि प्लीज़ शो मी अ सूट, S will be small because you are referring to any suit. But if you use the name of a brand, आप सूट के साथ किसी ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं कि मुझे इस ब्रांड का सूट दिखाएं, तो फिर उस ब्रांड का नाम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसलिए कि अब आप एक ख़ास सूट की बात कर रहे हैं, आप एक ख़ास ब्रांड के ख़ास सूट की बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी सूट की। So this is how proper and common nouns they switch places. आप अपनी किताब के अंदर ऐसे डायलॉग्स देख सकते हैं जहां पर के ब्रांड्स के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ किए गए हैं और नॉन ब्रांडेड या ग्रुप के लिए एज अ ग्रुप जेनेरिक टर्म्स यूज़ किए गए हैं जो कॉमन नाउन्स हैं और उनको कैपिटल लेटर्स से नहीं लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स होते क्या हैं, एंड हाउ कैन दे बी डिवाइडेड इनटू अदर टाइप्स, व्हाट आर सम अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन आई होप कि आपको समझ आ गया कि कौन से नाउन्स प्रॉपर होते हैं, कौन से नाउन्स कॉमन होते हैं, एंड हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश in writing, when you're writing or when you see them in writing, how can you differentiate between common and proper nouns. आपने ये भी देखा कि नाउन्स के बारे में कैसे बात की जाती है, किस तरह उनकी क्वांटिटीज़ डिटर्मिन किए जाते हैं। आपने आने वाले प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि नाउन की और टाइप्स क्या हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में कैसे बात की जाती है, कौन से एक्सप्रेशंस एंड मेजरमेंट यूनिट्स उनके लिए यूज़ किए जाते हैं और कौन सी और किस्में हैं नाउन्स की। थैंक यू वेरी मच।